हर किसी को ख्वाहिश है, मुझे भी विधायक बनने की ख्वाहिश है, विधायक से एमपी बनने की ख्वाहिश है, एमपी से मंत्री बनने की ख्वाहिश है, बिल्कुल है। मैं तो बिल्कुल सीना ठोक करके बोलता हूँ, मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं लड़ूंगा चुनाव, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। परिस्थिति बनती है कि कैंडिडेट चेंज हो सकता है या कोई और आ सकता है। अगर इस तरह का माहौल बनता है तो मेरी दावेदारी प्रबल तरीके से होगी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम फिरदौस गनी है। आप केडीवी लाइव देख रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं दानिश इकबाल साहब, जो कि आरजेडी से हैं, आरजेडी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के। अब इनसे विभिन्न मुद्दों पर बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और इसको लेकर के दानिश इकबाल साहब भी जम करके मैदान में उतरे हुए हैं और तैयारी कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि दानिश इकबाल साहब कुछ दिन से गायब थे, नहीं दिख रहे थे क्षेत्र में। क्या बात है, आइए इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। दानिश इकबाल साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। उसके बाद बताइए कि आप क्षेत्र से काहे गायब थे, कुछ दिन से दिख नहीं रहे थे। जी, आपके माध्यम से पहले तो जितने भी लोग अभी इस समय देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबको मेरे तरफ से सलाम, आदाब, नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं दिखने का कारण यही था कि थोड़ी सी तबीयत बहुत नासाज चल रही थी, जिस कारणवश मुझे दिल्ली में एडमिट होना पड़ा था। हाँ, हम भी सुने थे कि तबीयत आपका ख़राब था, इसलिए आप गायब। मैं 15 दिन से मैं वहीं था। अभी 2 दिन पहले वापस अपने लोगों के बीच में अपने जगह पे वापस आया हूँ। तो इंशाअल्लाह 2-3 दिन के अंदर में वापस सबके बीच में फिर से उसी जोश, उसी खरोश के साथ, उसी जज्बात के साथ सबके बीच में मैं फिर से मौजूद रहूँगा इंशाअल्लाह। उसी उमंग के साथ? जी बिल्कुल, उसी उमंग के साथ, उसी जोश के साथ और उसी जज्बे के साथ। युवा हैं तो युवा जज्बे और जोश तो जानते ही हैं, और दानिश इकबाल साहब इसके लिए बेहतर मतलब कि जाने जाते हैं। दानिश इकबाल साहब, सबसे पहले ये बताइए कि चुनाव आने वाले हैं तो किस तरह से तैयारी चला आप शुरू करने वाले हैं एक तौर पर, क्योंकि तैयारी तो बहुत पहले से ही कर रहे थे आप। तैयारी को तो कुछ नहीं कहा जाए, मतलब क्षेत्र संपर्क तो बहुत पहले से आपकी तैयारी चल रही थी, बीच में आप गायब थे, तो अब क्या करने वाले आगे आप? नहीं, देखिए, तैयारी क्योंकि मेरी अपनी क्या मतलब खुद की क्या तैयारी, मुझे अपने पार्टी के लिए मैं तैयारी कर रहा था कि यहाँ से जो भी कैंडिडेट हो, चाहे वो XYZ जो भी हो, मकसद यही है कि पूरी बहुमत के साथ उनको जिताना, चाहे वो मतलब वो कैंडिडेट आरजेडी के तरफ से हो, चाहे वो कैंडिडेट कांग्रेस के तरफ से हो, गठबंधन से जो भी हो, जो भी जिनको भी मिले। तो तैयारी पार्टी के लिए मैं कर रहा था और आज भी मैं तैयारी पार्टी के लिए ही करता आ रहा हूँ। और आपने देखा भी होगा कि विगत 3 सालों में मैंने हर एक मुद्दे को, हर एक चीज़ों को पूरे जोश और खरोश के साथ उठाया है और हर लोगों के काम में बिल्कुल कंधे से कंधे मिला के खड़ा रहा। चाहे वो बिजली की समस्या हो, ब्लॉक में धांधली हो, सीओ की मनमानी हो, थाना में अवैध तरीके से वसूली हो, चाहे वो कहीं का भी कोई तरह का मुद्दा हो, सब जगह पर आप उठा करके अगर देख लीजिए तो दानिश इकबाल आपको हर जगह दिखेगा। आज कुछ वक्त से कुछ मसले मसाइल चलने के वजह से मजबूरी के तहत मैं लोगों के बीच में नहीं जा पा रहा था, लेकिन अल्लाह के फजल करम से अब सब चीज़ दुरुस्त हो चुका है और इंशाअल्लाह 2-3 दिन के अंदर में फिर से उसी जज्बे के साथ मेरे अपने लोगों के बीच में मैं आपको दिखता चलूँगा, वैसे ही जैसे पहले दिखता था। सुनने में ये भी आया है कि आप किशनगंज विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि किशनगंज विधानसभा से कांग्रेस से विधायक हैं और आप आरजेडी से हैं, तो तैयारी आपकी कैसी धरी की धरी नहीं रह जाएगी क्या? देखिए, मैंने पहले भी कहा, मैं अब भी कह रहा हूँ, मैं तैयारी अपने पार्टी को जिताने के लिए ही कर रहा हूँ और करता आ रहा हूँ। कोई भी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है, मेरा अपना मानना है। आज मैं पार्टी के लिए अगर मेहनत कर रहा हूँ और उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, जाहिर सी बात है आज नहीं तो कल पार्टी जो है उस चीज़ का अजर मुझे ज़रूर देगी। और हर एक चीज़ कभी भी अपने ख़ुद के मुफाद के लिए नहीं होता। जैसा कि मैं आपने देखा होगा कि मैं 1 साल तक पद मुक्त था, लेकिन मेरे कामकाज में
मेरे किसी भी चीज़ों में कोई कमी नहीं आई, मेरे जनसंपर्क में कोई कमी नहीं आई। मैं आवाम के बीच में जैसे था वैसे ही रहा और उसी का नतीजा था। मेरी मेहनत को देखते हुए पार्टी ने मुझे बुला करके फिर से पद से नवाजा और ये मेहनत जो है मेरी लगातार कोशिश यही रहेगी कि ये और अच्छी होती चली जाए और आरजेडी का झंडा ऐसे बुलंद होता जाए और आने वाले वक्त में कैंडिडेट जो भी हो, मैंने जैसा कि अब भी कह रहा हूँ, पहले भी कह रहा हूँ कि XYZ जो भी हो, मेरा यही मकसद है कि कल को अगर मैं कैंडिडेट बनता हूँ या कोई भी कैंडिडेट बनता है, मेरा एक ही मकसद है कि अपने पार्टी के लिए काम करना, अपने पार्टी के कैंडिडेट को जिताना, गठबंधन से जो भी उम्मीदवार होंगे उसी जोश और खरोश के साथ उनको चुनाव में जितवा करके विधानसभा भेजना। वो तो ठीक है, लेकिन बात यहाँ पर ये भी है कि दानिश इकबाल साहब क्या चुनाव लड़ेंगे इस बार विधानसभा चुनाव? क्योंकि दानिश इकबाल साहब जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं, आपके समर्थक आपको मैदान में उतरने के लिए बोल रहे हैं, आपका क्या इस पर विचार है कि क्या आप आना चाहेंगे विधानसभा चुनाव में? जैसे कि आपने कहा कि जो भी जिसको भी टिकट देगी पार्टी या फिर गठबंधन उसको समर्थन है, अपना भी तो ख्वाहिश होती है ना, आपका क्या ही है ख्वाहिश है? देखिए, ख्वाहिश तो बिल्कुल सबको है, बिना ख्वाहिश के कौन है यहाँ पे? हर किसी को ख्वाहिश है। मुझे भी विधायक बनने की ख्वाहिश है, विधायक से MP बनने की ख्वाहिश है, MP से मंत्री बनने की ख्वाहिश है, बिल्कुल है। मैं तो बिल्कुल सीना ठोक करके बोलता हूँ, मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं लड़ूंगा चुनाव, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन गठबंधन का, जहाँ तक कि गठबंधन का मामला है, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो पार्टी या मेरे जो गठबंधन के जो नेता होंगे जिसको टिकट देंगे वही चुनाव लड़ेंगे। मैं बगावत तो नहीं कर सकता। हाँ, अगर ये चीज़ है कि अगर लोगों की अगर ख्वाहिश होगी और अगर ऐसा कुछ माहौल बनता है तो हो सकता है कि आदमी बात करेगा, लेकिन बगावत नहीं करूँगा। जिसको भी पार्टी हाँ, अगर दानिश इकबाल साहब को टिकट नहीं देती है तो दानिश इकबाल साहब क्या करेंगे? नहीं, अगर पार्टी मुझे टिकट अगर नहीं देती है तो पहली बात तो ये कि मैं अभी कोई टिकट का तो कोई मामला ही नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो ये है, टिकट का भी कोई मामला ही नहीं है। गठबंधन में हम लोग हैं, कांग्रेस के वर्तमान में यहाँ पे सदर में विधायक हैं, आने वाले कल में वो रिपीट होंगे नहीं होंगे, उनके जगह पर कौन आएंगे नहीं आएंगे, बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं मेरे तरह हो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि मैं ही हूँ, बहुत उम्मीदवार होंगे। तो मेरा सिर्फ एक ही चीज़ है कि पार्टी गठबंधन जिसे चाहेंगे उसे टिकट देंगे और जिसको भी टिकट देंगे मैं उसी जोश और खरोश के साथ काम करूंगा। ये तो आप बोल ही रहे हैं, लेकिन बात यह है कि जिस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं क्षेत्र में, जिस तरह से आप लोगों के बीच जा रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि दानिश इकबाल साहब शायद आएंगे चुनाव में, अभी जो जैसे आ रहे हैं चुनाव में भी शायद आएंगे। ये चीज़ आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, मैं फिर से कहा कि देखिए, हर इंसान को अपनी अपनी तैयारी करके रखनी चाहिए। जंग के टाइम में जो है ना, कोई हथियार को जो है ना साफ़ नहीं करता, हथियार को बहुत पहले से लोग साफ़ करके रखते हैं कि जंग हो तो हथियार का यूज़ हो सके। तो वैसे ही होती है, तैयारी सब अपने अपने करके रखते हैं। एग्ज़ाम तो कभी भी डेट निकल सकता है। अब एग्ज़ाम के दिन तो एग्ज़ाम की तैयारी तो नहीं ना करेंगे, उसकी तैयारी बहुत पहले से लोग करते हैं। तो वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि सब एग्ज़ाम देंगे कि नहीं। हाँ, ये एग्ज़ाम देंगे कि नहीं देंगे ये तय तो भाई पार्टी के अलग कमान ना करेंगे कि एग्ज़ाम में कौन बैठेंगे। तैयारी एग्ज़ाम में तो भाई कितने लोग बैठते हैं, सब तो क्वालिफाई ना करते हैं, कोई एक ही दो ऐसा लोग होता है जो क्वालिफाई करता है, यही ना होता है। तो सेम ये एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम में किसको हॉल टिकट मिलेगा तो वही ना जाएगा हॉल में बैठने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए। ये तो ज़रूरी नहीं कि सबको हॉल टिकट मिल जाएगा। बात यह है कि आप युवा हैं और युवाओं के बीच आपकी अच्छी खासी पकड़ है, तो युवा भी चाह रहे हैं आपको मैदान में आने के लिए कि दानिश इकबाल साहब आ जाए मैदान में। जो कि हम जैसे कि युवा से बात कर रहे हैं, ये हम अपने से नहीं बोल रहे हैं, लोगों की फीडबैक जो आ रहा है उस तरह से बोल रहे हैं। लेकिन आप युवाओं को क्या सलाह देना चाहेंगे, उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो आप के तरफ उम्मीदों की नज़र से देख रहे हैं? देखिए, मैं जितने भी युवा साथी हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, जितने भी लोग मेरे साथ हैं, वक्त आएगा इंशाअल्लाह, वेट एंड वॉच। सब लोग, आप लोग संयम से रहें। जैसा
उस समय परिस्थिति होगी, जैसा माहौल बनेगा उस हिसाब से फिर आगे बात होगी। लेकिन मैं फिर से एक ही चीज़ बोलूँगा कि पार्टी गाइडलाइन से हटके तो कोई काम नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पहला चीज़। दूसरा, गठबंधन में ऑलरेडी सदर में जो है कांग्रेस से विधायक हैं। तीसरा, अगर ये परिस्थिति बनती है कि कैंडिडेट चेंज हो सकता है या कोई और आ सकता है, अगर इस तरह का माहौल बनता है तो मेरी दावेदारी प्रबल तरीके से होगी, प्रबल तरीके से, बिल्कुल प्रबल तरीके से होगी। अगर कैंडिडेट चेंज होने की बात अगर होती है या उसके जगह पे कोई भी अगर कैंडिडेट आता है तो वहाँ पर मेरी दावेदारी प्रबल तरीके से होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये साफ सीधा बात है। अच्छा, ये आप जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं उस पार्टी के परिवार में घमासान मची है। तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से बाहर निकाल दिया गया है, जो कि तेज प्रताप यादव आपके भी काफ़ी करीबी माने जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे, आपका इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, किसी के भी निजी जीवन के बारे में टिप्पणी अच्छा नहीं है, ये उनका अपना निजी मामलात है, उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ। ये एक परिवार का मामलात है, ये कोई पार्टी विशेषज्ञ नहीं है। नहीं, कोई आम परिवार नहीं है ना। नहीं, मैं फिर से कह रहा हूँ, आम रहे या खास रहे, परिवार होता है। और किसी भी परिवार के बारे में निजी टिप्पणी करना हमारे सभ्यता के खिलाफ है, हमारे सीख के खिलाफ है। हमें उस तरीके का संस्कार नहीं मिला है। संस्कार के बारे में बोल रहे थे, एक संस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है, सवाल आ गया है। बीजेपी का संस्कार, जो हाईवे वाला संस्कार आपने शायद देखा होगा, क्या कहना चाहेंगे इस पर? हाँ, देखिए, मैं जैसा कि आपको चीज़ बता देता हूँ कि अभी इसमें भी जो है हिंदू मुसलमान हो गया। हाँ, इसमें भी हिंदू मुसलमान का एंगल आ गया। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाजपा वाले का माइंड कितना गंद हो चुका है। कौन कर रहा है ये हिंदू मुसलमान? ये बोल तो रहा हूँ मैं, भाजपा वाले की ही बात कर रहा हूँ मैं। और जो भाजपा के इतने भी अंधभक्त हैं, अब उसमें जिस लड़की को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जिस लड़की का एक फ़ोटो भी वायरल आपने हुआ होगा, वो लड़की कलकत्ता की एक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। उसका फेसबुक से फ़ोटो निकाल करके वायरल किया गया। उसने बजाफ्ते अपने एक्स हैंडल पे भी, अपने फेसबुक पे भी, अपने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किया है कि इस पे जल्द से जल्द इस चीज़ को रिमूव कर दिया जाए, अदरवाइज़ वो उसने एक्शन लेने की बात की है, साइबर सेल में जाने की बात की है। अब वो लड़की का जब फ़ोटो हटता है तो किसी मुस्लिम लड़की का फ़ोटो आता है और उसमें भी ये चीज़ कहा जा रहा है कि कैसे देखो एक मुस्लिम लड़की के साथ किस तरीके से ये चीज़ किया जा रहा है। यही मतलब कि ये चीज़ दिखाया जा रहा है कि लड़की चाहे वो हिंदू की हो, चाहे वो मुसलमान की हो, चाहे वो सिख की हो, चाहे ईसाई की हो, चाहे दलित की हो, चाहे ब्राह्मण की हो, किसी भी कास्ट की हो, लड़की तो लड़की है। बिल्कुल, इज्जत वो भी किसी के घर की हो सकती है। तो इस चीज़ को जिस तरीके से उछाला जा रहा है बहुत शर्मनाक है और इनकी मानसिकता दिखाती है कि कितने मतलब कितने गंदे मानसिकता के विचार रखने वाले ये लोग हैं। तो ये चीज़ अब लोगों को समझना होगा और इनकी अंधभक्ति इस कदर सर पे चढ़ गई है कि ना ये होश में बात करते हैं, ना ये तथ्य पे बात करते हैं और बिना सर पैर के ये लोग अपनी बातों को रखने का काम करते हैं। अच्छा, ये जैसे कि आपको पता है कि बीजेपी के लोग खास करके एक वर्ग को एक मतलब कि पाकिस्तान से कनेक्शन होने की बात कर रहे हैं, उसको जोर करके देख रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में एक ज्योति मल्होत्रा नाम से एक लड़की मतलब पकड़ी गई है, जो कि ब्लॉगर है और वो पाकिस्तान के एजेंट के रूप में उनको पकड़ी गई है। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, मैं इसमें सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि ना तो मैं उसे हिंदू मानता हूँ, ना तो मैं मुसलमान मानता हूँ। वो आतंकवादी है, उसने देश के साथ गद्दारी करने का काम किया, देशद्रोह का काम किया। तो मेरे नज़र में वो सिर्फ़ और सिर्फ वो आतंकवादी हो सकती है। ये चीज़ भाजपा वाले चश्मा से देख सकते हैं, उसमें वो एंगल निकालते हैं जात प्रांत का, समुदाय का, वो भाजपा वाले निकालते हैं। हम जैसे लोग हैं कि हम जैसे लोग जो क्रिमिनल हैं
उनको सिर्फ क्रिमिनल ही कोड करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी प्रांत के हों, किसी भी समुदाय के हों, वो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल हो सकते हैं, वो हमारे लिए हिंदू मुसलमान नहीं हो सकते। तो ठीक उसी तरीके से ज्योति मल्होत्रा जो है वो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ देशद्रोही हो सकती है, आतंकवादी हो सकती है, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं हो सकती है। किशनगंज में एक मामला चल रहा है अभी ईंट को लेकर के, इसका आपका क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ईंट का जो है कोई सरकारी दर तय है 5,500 रुपया। पूर्व विधायक तौसीफ आलम साहब ये आरोप लगा रहे हैं और अब तक वो इस मामले पर डटे हुए हैं कि ईंट का रेट 5,500 है प्रति हज़ार और इस रेट पर बिकनी चाहिए, जबकि ईंट अभी 10,000, 11,000, 12,000 रुपया प्रति हज़ार बिक रहा है। आपका इस पर क्या प्रतिक्रिया दानिश भाई? और ये भी बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या रेट होनी चाहिए? देखिए, जैसा कि मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि इस चीज़ के बारे में ज़्यादा मुझे जानकारी है नहीं, और ये मुद्दा मैं भी देख रहा हूं कि बहुत तूल पकड़ा हुआ है। 2014 में जब मैंने काम, मतलब मेरे यहाँ जब काम चलता था इस कैंपस में, मेरा ये वाला बिल्डिंग जब बन रहा था, तो उस समय में मैंने ईंटा जो खरीदा था, 1 नंबर ईंटा था, वो 7500 का था। 2014 की बात मैं बता रहा हूँ। जी 7500 में खरीदा था मैंने, 7500 से 6500 के बीच में 1 नंबर ईंटा। और लास्ट जब मैंने काम करवाया है, मेरे ख्याल से 2021, हाँ 2021 पकड़िए, जो लास्ट मैंने काम करवाया था 2021-22 में, वो ईंटा का तब रेट जो मैंने लिया था वो 9,000 रुपये 1 नंबर ईंटा, हाँ वो लिया था। तो अब ये चीज़ किस तरीके से तय होता है, कैसे होता है, इसका तो बिल्कुल आइडिया मुझे है नहीं, लेकिन जहाँ तक कि समझ में ये मुझे आता है, ठीक है, मैं अपना, ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, ठीक है, इससे किसी को जोड़िए ना, नहीं है, ये मेरा अपना खुद का है कि सपोज़ कि कोयला महंगा, मट्टी महंगा, मजदूर का मजदूरी महंगा, तो रेट तो हर एक चीज़ का भागता हुआ आ रहा है। मतलब मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि रेट हर चीज़ का भागता हुआ आ रहा है। तो जब रेट सब चीज़ का भागेगा तो उसी हिसाब से सामान का होता है। अब वो कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, इस बात का मुझे बिल्कुल इल्म नहीं है, लेकिन सरकार तय अगर करती है तो अच्छी बात है। सरकार अगर तय करके अगर रखी हुई है तो सारे जितने भी भट्टा मालिक हैं उनको वो चीज़ फॉलो करना चाहिए। नहीं करके रखी हुई है तो जाहिर सी बात है जिसको जो मन में आएगा वो तय करेगा, लेना नहीं लेना आपका काम है। तो ठीक उसी तरीके से भी एक टाइम में बस का किराया 100 रुपया हुआ करता था। सपोज़ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तेल महंगा हो गया, ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया, तो इसी कगार पे ईंटा का जो मामला चल रहा है, अब वो किस बिहाव पे महंगा सस्ता होता है, किस बिहाव पे रेट तय की जाती है, इसका मुझे क्योंकि बिल्कुल इल्म नहीं है, मैं इसके बारे में बिल्कुल जानकारी मुझे नहीं है। जैसा कि मैंने आपको भी बता दिया कि 2014 में जो मैंने लिया कुछ अलग रेट में लिया, 2022 में मैंने लिया कुछ अलग रेट में लिया। अभी ईंटा का रेट 10,000 चल रहा है कि 11,000 चल रहा है, इसी के आसपास है, हमको इसका भी नहीं पता है क्योंकि अभी मेरा कोई काम हो भी नहीं रहा है। ईंटा का कोई काम अगर करवाते तो हम जानते कि अभी रेट क्या चल रहा है, लेकिन हाँ वही 10,000 के लमसम में ईंटा का शायद रेट है, 9,500-10,000 में चल रहा है। तो इस चीज़ का जो है मैं आपको ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाऊँगा, ये इन लोग का कैसे है नहीं है ये बेहतर यही लोग जानेंगे, तो इसमें जो है मैं आपको ज़्यादा जानकारी दे भी नहीं पाऊँगा। ये थे दानिश इकबाल साहब, हम इनसे विभिन्न मुद्दों पर बात कर रहे थे। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।